हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में दीपिका अभी-अभी कॉलेज से लौटी थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो जाह्नवी जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, मम्मा कहाँ हो यार? आप मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। कहते हुए उसने वहीं हॉल में रखी टेबल पर बोल में से रखे फ्रूट में से एक केला उठा लिया और खाने लगी। तभी उसे बाहर गार्डन में रामू फूल तोड़ता हुआ दिखाई दिया, तो वो छिलके को वहीं रास्ते में फेंक कर आगे बढ़ गई और रामू से बोली, अरे रामू भैया, आप दोपहर के समय यहाँ पर फूल क्यों तोड़ रहे हो? तो रामू फूलों की टोकरी में रखते हुए दीपिका से बोला, अरे दीपू बिटिया, वो छोटी मालकिन बोल रही कि आज ऋषभ बाबा का फैशन कंपटीशन है ना, इसीलिए अगर वो कंपटीशन जीत जाते हैं तो शाम को छोटी मालकिन मंदिर में पूजा करेगी। अब शाम को फूल तो तोड़ नहीं सकते, इसीलिए अभी तोड़ के रख देते हैं। अभी दीपिका कुछ कहती कि उसे पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वो पलटी तो हैरान रह गई। जमीन पर एक लड़का अपनी कमर पकड़े बैठा था। उसे वहां गिरे देख दीपिका और रामू का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर भागते हुए उसकी तरफ आए। दीपिका अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए बोली, ओ हेलो, कौन हो तुम? कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं? यूं बिना हमसे परमिशन लिए कहाँ अंदर जा रहे थे? दीपिका की बात सुनकर उस लड़के ने पहले तो गुस्से में अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। फिर दीपिका से बोला, मैं कोई चोर उचक्के की तरह अंदर नहीं जा रहा था, समझे आप? मैं तो डोरबेल बजाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कहां से ये केले का छिलका बीच में आ गया और मैं गिर पड़ा। पता नहीं कौन इतना बेवकूफ है जो इस तरह बीच रास्ते में केले का छिलका डालता है कि कोई भी गिर जाए। उसकी बात सुनकर दीपिका ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा ली, क्योंकि जाने अनजाने में ये गलती उसने ही की थी। लेकिन उसने बेवकूफ कहते ही उसे गुस्सा आ गया और वो अकड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? ये मेरा घर है, मैं चाहे कहीं पर भी केले का छिलका फेंकूं या फिर केला फेंकूं। आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले? उसकी बात सुनकर वो लड़का गुस्से में उससे बोला, अच्छा तो ये हरकत आपकी है? इतना कहते हुए जैसे ही उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो दीपिका को देखकर हैरान रह गया। वहीं दीपिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था और दोनों के मुंह से एकाएक साथ निकला, तुम? आप? वहीं पुणे में फैशन शो चल रहा था। सभी कंपनियों के मॉडलों की बारी हो चुकी थी। ऋषभ की बाकी मॉडल्स भी रैंप वॉक कर चुकी थी। सभी स्टेज पर मिस्टर अशोक बंसल आए और सभी का अभिवादन करते हुए बोले, आशा करते हैं अभी तक का शो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। सभी कंपनियों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन पेश किए, लेकिन इसी के साथ अब बारी आती है मिस्टर ऋषभ सहगल की, मेन मॉडल की। तो एक खबर आपको और बता दें कि मिस्टर सहगल ने लास्ट मोमेंट पर अपनी मॉडल को चेंज कर दिया है। जहां उनकी कंपनी को पहले निशा परमार रिप्रेजेंट करने वाली थी, वहीं अब उनकी कंपनी को एक न्यू मॉडल रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखते हैं मिस्टर सहगल का लास्ट मोमेंट पर लिया गया ये डिसीजन उनके लिए राइट साबित होता है या फिर रॉन्ग, क्योंकि जहां तक सब जानते हैं इस वक्त मॉडलों की टॉप लिस्ट में निशा जी सेकंड नंबर पर आती है। अब देखते हैं उनकी ये मॉडल निशा जी को पीछे छोड़ पाती है या नहीं, फिर ऋषभ जी की कंपनी को एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाती है या सीधा नंबर 1 से नीचे ले जाती है। ये तो अब वक्त के ऊपर है। इतना कहकर स्टेज से उठ जाते हैं। उनकी बात सुनकर सभी बिजनेसमैन में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सभी को अपने जीतने की एक उम्मीद दिखाई देने लगती है। तभी मिस्टर जेटीआर पास खड़े ऋषभ को टोंट मारते हुए बोले, ये क्या मिस्टर सहगल, लगता है कई बार की जीत ने आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है, इसीलिए लास्ट मोमेंट पर आपने निशा जी को बदलकर बहुत गलत फैसला ले लिया। अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार आप तो जीतने से रहे। उनकी बात सुनकर ऋषभ एक सार्कास्टिक स्माइल उन्हें देता है और उनके सामने देखते हुए बोला, जीत या हार इसका फैसला आप वक्त को ही करने दीजिए। मिस्टर जेटीआर, वैसे भी मैं जीत और हार की चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ और अपनी तरफ से अपना 100% देता हूँ। शायद इसलिए जीत हर बार मुझे चुनती है। उसकी बात सुनकर मिस्टर जेटीआर का मुंह बन जाता है। मानवी की बारी आ चुकी थी, लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि पर्दे के पीछे खड़ी हुई आपस में अपनी अंगुलियों को उलझाए हुए थी।
उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वहीं सब लोग मानवी के स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। मानवी को आता न देख ऋषभ खुद ही बैक स्टेज की तरफ बढ़ गया। ऋषभ ने अपने कदम बैक स्टेज की ओर बढ़ाए ही थे कि तभी स्टेज की लाइट डिम हो गई और वहां पर एक खूबसूरत सी आकृति दिखने लगी। ऋषभ वापस मुड़कर स्टेज की तरफ देखने लगा। तभी स्पॉटलाइट का पूरा फोकस मानवी के ऊपर गया। वही मानवी चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए एटीट्यूड के साथ चलकर स्टेज पर आ रही थी। उस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसके होठों पर लगी डार्क रेड लिपस्टिक और आंखों पर लगा गहरा काजल, साथ ही हल्का मेकअप जो उसे बेहद हॉट लुक दे रहा था। ऋषभ उसे देखता ही रह गया था। उसके चेहरे पर उभरी एटीट्यूड विद कॉन्फिडेंट भरी स्माइल को देखकर एक बार फिर से दिल हार बैठा था। सभी लोग एकटक उस स्टेज पर वो करती हुई मानवी को देख रहे थे। मिस्टर जेटीआर भी बड़ी ही गहरी नजरों से मानवी को देख रहे थे। वहीं मानवी अंदर से तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। पायल ने उसे बहुत समझा बुझाकर स्टेज पर भेजा था और कहा था कि वो किसी के बारे में ना सोचे, बस अपने मन में जिसे वो चाहती है उसका नाम ले। मानवी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और स्टेज पर चली गई। वहीं नीचे एक पिलर के पास खड़ी निशा गुस्से से मानवी को घूरी जा रही थी। तभी मानवी वॉक करते हुए वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी अशोक बंसल स्टेज पर आए और बोले, तो कैसा लगा आप लोगों को मिस्टर सहगल की नई मॉडल से मिलकर? वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी मिस्टर सहगल की, आप लास्ट मोमेंट पर कोई फैसला ले या उससे पहले, लेकिन आपकी चॉइस बाकी बेहद अच्छी है। बस अब देखना है हमारे जजेस का क्या फैसला है। उसके बाद सभी रिजल्ट का इंतजार करने लगे। मैं तभी कुछ देर में फैसला आ गया और अशोक फिर से स्टेज पर आए और सभी से बोले, हाँ तो हमारे जजेस का फैसला आ चुका है। उनकी बात सुनकर सभी उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। तो इस बार भी ऋषभ सहगल की कंपनी और उनकी न्यू मॉडल ने बाजी मार ली है और फिर से नंबर 1 होने का टैग हासिल किया है। फिर ऋषभ को देखकर बोले, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि मिस्टर सहगल आपकी कुछ तो बात है, जो आपके फैसले को कभी गलत नहीं होते। देखिए ना, लास्ट मोमेंट पर भी इतना बड़ा चेंज करने के बाद भी आप विनर बन गए। उसके बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो कुछ टॉप 10 कंपनीज के नाम बताते हैं। वहीं ऋषभ और स्टाफ के सब लोग मानवी के पास चले जाते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। सभी के बीच ऋषभ को मानवी से बात करने का मौका नहीं मिला और वो जेलेसी या इनसिक्योरिटी से गुस्से में सभी को घूरने लगा। वहीं मानवी ने भी जब अपनी कंपनी को विनर बनते हुए सुना तो वो बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में दीपिका के जहन में उस लड़के को देखकर ही कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई, जिससे उसका मन करवाहट से भर गया। वो उस लड़के को देखकर उस पर तंज कसते हुए बोली, ओ राघव सर, आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मेरा मतलब यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था तो कॉलेज में ही बता देते, क्या है ना? माँ को फालतू लोगों का घर पर आना पसंद नहीं। तो राघव उसकी बात समझकर उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ते हुए दीपिका से बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ नहीं हूँ, बल्कि आंटी ने मुझे बुलाया है। एंड सेकंड, मेरी बेइज्जती करने से पहले आप अपना ध्यान रखें कि मैं आपका प्रोफेसर भी हूँ, तो आप अपने घर पर आए अपने प्रोफेसर की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती, वरना उसकी सजा आपको कॉलेज में भी भुगतनी पड़ सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? दीपिका कुछ कहती तभी उसके कानों में जाह्नवी जी की आवाज पड़ी, अरे राघव बेटा, आ गए तुम? कितनी देर कर दी आने में? और बताओ मालती कैसी है? इतना कहते हुए वो बाहर आई तो राघव ने झुककर उनके पैर छू लिया और उनसे बोला, माँ ठीक है आंटी, वो आपको बहुत याद कर रही थी, इसीलिए हो सके तो किसी दिन घर आइएगा। फिलहाल माँ ने आपके लिए बेसन के लड्डू भेजे थे, जो किसी की गलती की वजह से मेरे गिरने के साथ ही गिर गए और खराब हो गए। इतना कहकर दीपिका को घूरने लगा। वहीं दीपिका उसकी बात समझकर उसे देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। उसे इस तरह मुंह बनाते देख राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो जाह्नवी जी के साथ अंदर आते हुए उनसे बात करने लगा। दीपिका गुस्से में खुद से बुड़बुड़ाते हुए कमरे में आई। पता नहीं क्या समझता है ये आदमी खुद को, जैसे प्रोफेसर नहीं कहीं का राजा महाराजा हो। मेरे घर में आकर मुझे ही चिढ़ा रहा है। काश राकेश सर का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो इस नकचढ़े आदमी को हमें झेलना ही ना पड़ता। फिर गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स दीपिका, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तब तक तुझे इस आदमी को झेलना है। एक बार राकेश सर ठीक होकर कॉलेज आने लगे तो फिर यह आदमी खुद ब खुद तेरी नजरों से दूर हो जाएगा। कहते हुए
वो बाथरूम में घुस गई और वहाँ जाकर वो उस बेसिन में अपने हाथ धोने लगी। तभी उसकी नज़र सामने मिरर के ज़रिए अपने अक्ष पर पड़ी, तो वो खुद को देखने लगी। उसकी आँखों में हल्की-सी लाली थी, तभी एकदम उसकी आँखों में आँसू बहकर उसके गालों पर आ गए। तो वो सर झुकाकर अपने हाथों से अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालने लगी और खुद से बोली, "नो दीपिका, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, समझी तू? तुझे उस आदमी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। उसे दिखाना है कि तू उसके बिना रह सकती है और तुझे उसके होने ना होने से, उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे उसे बताना है कि अब वो तेरी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करता, तू उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी है। अब वो चाहे तेरे सामने रहे या फिर किसी के साथ भी रहे, तुझे अब उसकी मौजूदगी में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता।" कहते हुए वो खुद को दिलासा दे रही थी, साथ ही गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आँखों से बहते आँसुओं को बड़ी बेरहमी से अपने हाथ से पोंछ लिया और फिर पानी से अपना चेहरा धोकर गहरी सांस लेकर अपने कमरे में आ गई, फिर अपने बिस्तर पर ही लेट गई। उसकी आँखें लाल हो गई थी। इसीलिए वो इस वक़्त राघव के सामने नहीं जाना चाहती थी, जिससे राघव को उसको लेकर कोई भी गलतफ़हमी हो। वहीं नीचे हॉल में जाह्नवी जी ने राघव से कुछ देर बात की, फिर राघव उनसे बाद में मिलने आने का कहकर उन्हें बाय कहते हुए उनका आशीर्वाद लेकर सहगल मैंसन से बाहर निकल आया। अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज जाने के लिए निकलने लगा, पर तभी एक बार फिर से उसके ज़हन में दीपिका का ख़्याल हो आया, साथ ही उसकी नज़रों के सामने दीपिका का चेहरा घूमने लगा। वो बेचैन हो गया। उसने अपनी गाड़ी कॉलेज ले जाने की जगह दूसरी तरफ मोड़ दी और वो तकरीर आधे घंटे का सफ़र करके एक पहाड़ी के ऊपर आ गया। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। मौसम ठंडा था, आसमान में बादल छाए हुए थे, इसीलिए उसे वहाँ धूप या गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस इस वक्त दीपिका के ख़्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन की गैलरी को देखने लगा, जिसमें से उसने एक फ़ोटो पर क्लिक कर दिया। वो फ़ोटो दीपिका की थी, जिसमें राघव, दीपिका के और उनके कुछ दोस्त खड़े हुए थे और सब मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखाकर चीज़ करते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये शायद राघव के कॉलेज के दिनों की फ़ोटो थी। राघव उस फ़ोटो में दीपिका को ध्यान से देखने लगा। उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर तभी अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने अपने फ़ोन को बंद करके जेब में वापस रख लिया और खुद से बोला, "क्यों दीपिका, क्यों? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? कितने खुश थे हम दोनों साथ में। मैंने कितने सपने संजोए थे तुम्हारे साथ, पर तुमने मेरे सभी सपनों को तोड़ दिया। काश तुम उस वक़्त मेरे साथ धोखा ना करती तो आज ज़िंदगी यूँ तन्हा ना होती, बल्कि खुशियों से भरी होती जिसमें हम दोनों साथ होते। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई हेट यू दीपिका, आई हेट यू।" कहते हुए वो सामने दूर तक फैली खाई और आसमान में छाए हुए काले बादलों को देखने लगा। साथ ही उसके ज़हन में बीते 2 साल पहले की यादें ताज़ा हो गई। 2 साल पहले फ्लैशबैक। उन दिनों राघव अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था। उसके साथ उसके कुछ जिगरी दोस्त भी थे, जिनमें से अतुल और राहुल उसके पक्के फ्रेंड थे, उसके बचपन के दोस्त। लेकिन इसके अलावा भी उसके क्लास के 22 लोग भी उसके साथ शामिल थे। पूरे कॉलेज में उनका ग्रुप मशहूर था। बच्चे डरते थे उनसे। कॉलेज में उनके ग्रुप को साइको सीनियर्स का ग्रुप कहा जाता था, जो कि कहीं भी किसी के साथ भी भिड़ जाते थे। पर उससे ज़्यादा कुछ लोग इस ग्रुप के दीवाने भी थे, जिनमें लड़कियां सबसे ज़्यादा राघव की दीवानी थी, क्योंकि वो इस कॉलेज का सबसे हॉट एंड हैंडसम लड़का था और पीछे कॉलेज के आधे से ज़्यादा लड़कियां दीवानी थी। साथ ही वो कॉलेज का टॉपर भी था, जिसकी वजह से लड़कियां उसके आगे पीछे लड्डू की तरह मंडराती रहती थी। पर मजाल है, राघव किसी को भाव दे। अपने अतीत की कड़वी यादों की वजह से उसे लड़कियों और औरतों से सख्त नफरत हो गई थी, जिससे वो हर लड़की को नज़रअंदाज करता था। उसकी नज़रों में लड़कियां सिर्फ धोखेबाज थी, जो कि सिर्फ पैसे और पावर की भूखी होती थी। आज भी राघव अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था, अपने कॉमन फ्रेंड यश का इंतजार कर रहा था। वहीं उसकी दीवानी लड़कियां उसका अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर कैंटीन में आकर बैठ गई थी और चोरी चुपके उसको ही निहार रही थी। उनकी घूरती हुई नजरें राघव को अपने चेहरे पर भी महसूस हो रही थी, जिससे वो इरिटेट हो रहा था। वो जब भी अपनी गुस्से भरी नज़रों से उन लड़कियों की तरफ देखता, तभी वो लड़कियां अपनी नज़र उठा लेती। फिर जैसे ही राघव अपनी नज़रें घुमा लेता, तो वो वापस उसे देखने लगती, जिस वजह से अब राघव का सब्र का बांध टूटने लगा। राघव गुस्से में अपने दोस्त अतुल से बोला, "अतुल कहाँ रह गया यश? फ़ोन करो उसे और पता करो कब तक आएगा वो। उसकी वजह से हम कब तक यहाँ उसका वेट करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे वैसे भी अब बहुत इरिटेशन हो रही है, ऊपर से यह लड़कियाँ मुझे इरिटेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही।
आई स्वेयर अगर मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा तो मेरा सर ही फट जाएगा। उसकी बात पर अतुल उससे बोला, शांत हो जा मेरे भाई, तेरा सर क्या तू हमेशा खुद फटने को तैयार रहता है, कभी तो शांति से बात किया कर। हाँ, मैंने पहले ही यश को फ़ोन भी कर दिया है और मैसेज भी ड्रॉप कर दिया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, और उसने कहा भी है कि वो 2-3 मिनट में यहाँ आ जाएगा, बस तब तक तू शांति बनाए रख। तभी राहुल उससे बोला, ओ राघव, अपने मूड को भी थोड़ा सही कर, देखना यहाँ पर कितनी रंग बिरंगा परियां बैठी हुई है जो सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई है, तुझे देखने के लिए, तेरा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। तो तू गुस्सा छोड़ और थोड़ा इनके ऊपर भी ध्यान दे ले। क्या हमेशा सन्यासी बाबा बनकर घूमता रहता है, कभी तो किसी को भाव दे ताकि तुझे पता चले जिंदगी का असली मजा क्या है। अभी राघव उसकी बात का जवाब देता कि तभी उनके कानों में किसी के लड़ने की आवाज पड़ी, तो सभी का ध्यान उस तरफ गया। उधर देखते ही अतुल और राहुल की आंखें बड़ी हो गई। वह बाकी लड़कियां हैरानी से उस तरफ देखने लगी जहां एक लड़की एक लड़के को मार रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राघव का दोस्त यश था, जो अभी यहाँ उनके पास आने वाला था। उस लड़की की पीठ इन सभी लोगों की तरफ थी, इसीलिए किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अपने दोस्त को एक लड़की के हाथों मार खाते देख राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो एकदम से उठा और गुस्से में दंदनाते हुए उस लड़की और यश की तरफ बढ़ गया। ये सब क्या हो रहा है वहां पर? राघव चिल्लाते हुए वहां आकर बोला और उस लड़की के पीछे खड़ा हो गया। वहीं उसकी तेज आवाज से वो लड़की रुक गई और एकदम से पीछे राघव की तरफ पलट गई। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को सर हिलाकर झटका देकर बालों में हाथ फिराते हुए पीछे कर लिया, तो एक पल के लिए राघव की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। गोरा बेदाग मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो फिलहाल गुस्से से भरी हुई थी। तभी यश की बातों ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। यश उसके पास आते हुए उससे बोला, देखना यार राघव, ये लड़की बिना वजह ही मुझसे उलझ रही है। मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, पर पता नहीं ये कहाँ से आकर मेरे साथ भिड़ गई और सीधे आकर हाथापाई शुरू कर दी। उसकी बात सुनकर राघव होश में आया और गुस्से में फिर उस लड़की को देखने लगा। वही वो लड़की राघव की तरफ देखते हुए उससे बोली, आप इनके दोस्त हैं? कहते हुए उसने राघव से सवाल किया, तो राघव गुस्से में उसे जवाब दिया, हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, बट तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की? जानती भी हो वो कौन है? उसकी बात से दीपिका हल्की सी हंस पड़ी, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, मेरा नाम दीपिका है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। रही बात आपके दोस्त के बारे में जानने की, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन है कौन नहीं, आई डोंट केयर अबाउट हिम। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपका ये दोस्त बहुत ही बदतमीज है। इसने मेरी दोस्त नव्या को परेशान किया है, इसीलिए इसे समझा दीजिए कि आइंदा से ये नव्या को परेशान न करे, उसका पीछा छोड़ दे, वरना आज मैंने इन पर बस चांटों की बरसात की है। आगे मुझे इनके हाथ पैर तोड़ने में भी वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए यश को गुस्से में घूरने लगे। वहीं उसकी बात सुनकर राघव गुस्से भरी नजरों से यश को घूरने लगा और यश दीपिका को घूरकर देख रहा था। वो उससे बोला, अच्छा तो तुम जूनियर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो मैं तुम्हारा सुपर सीनियर हूँ, लास्ट ईयर का स्टूडेंट। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। रुको तुम, इतना कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी राघव ने उसके सीने पर हाथ रख उसे रोक दिया। यश हैरानी से उसे देखने लगा, तो राघव गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, उससे बाद में बात करना, पहले मुझसे क्या बोल कह रही है ये लड़की? क्या कांड किया तूने इसकी दोस्त नव्या के साथ? और यश, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना सच सामने आने पर मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर यश एक पल के लिए शकपका गया, पर फिर बात संभाल कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, राघव यार, तू तो मुझ पर विश्वास कर, मैंने कुछ नहीं किया। इसके दोस्त के साथ वो लड़की नव्या तेरे पीछे पड़ी थी, इसी वजह से वो पहले से मेरे पास आई, ये कहने के लिए कि मैं उसकी मदद करूं, तेरे करीब जाने के लिए। पर मैं पहले से ही जानता था कि तू हर किसी से दूर रहता है, तुझे किसी लड़की के अपने करीब आना पसंद नहीं, पर वो लड़की मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए बस मैं तुझसे बात कराने के बहाने उससे बात करने लगा, एंड आई रियली लाइक हर। जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो वो मुझसे झगड़ पड़ी, और पता नहीं फिर उसने इस लड़की से जाकर क्या कह दिया कि ये यहाँ आकर मुझसे लड़ रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है राघव, प्लीज यकीन कर मेरा। उसकी बात सुनकर दीपिका गुस्से में उससे बोली, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। नव्या बता रही थी मुझे कि जब तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बताई और उसने मना किया, तो तुम उसे फोर्स करने लगे कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। जब उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम बदतमीजी पर उतर आए। राघव की तरफ देखकर, ये झूठ बोल रहा है आपसे। मेरी फ्रेंड कभी इनके पास नहीं आई, बल्कि यही उसके पीछे पड़े हुए थे।
पिछले 6 दिनों से जब से वो कॉलेज आई है इन्होंने उसे देखा है, तब से इन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने इसे साफ शब्दों में बोला कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी ये कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। उसकी बात सुनकर राघव की मुठ्ठियां भींच गई। वहीं यश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। ए लड़की, कुत्ता किसे बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत कि मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तू बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रही है। तुझे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उससे बोला, तू रुक जा यश, मैं बात करता हूँ इससे, तू शांत हो जा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं किसी ऐसी एरी-गेरी अनजानी लड़की के आने की वजह से या उसके कहने पर से तुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ दूंगा, समझा? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। आफ्टर ऑल मैं जानता हूँ ये लड़कियां होती कैसी है। उसके बाद वो दीपिका की तरफ पलट गया। उससे बोला, तुम्हारी दोस्त वो जो भी है, क्या तुम बता सकती हो कि उसने मेरे दोस्त को आखिर मना क्यों किया? वो प्यार करता है, पसंद भी करता है, तो फिर क्या वजह हुई उसे मना करने की? क्या कमी है उसमें? क्या वो हैंडसम नहीं दिखता या फिर किसी और के साथ लफड़ा है उसका? उसकी बात से दीपिका गुस्से में उससे बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? और ये आप किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं? मेरी दोस्त का किसी और के साथ कुछ भी है या नहीं, उससे आपको क्या? उसे बस आपका दोस्त पसंद नहीं, तो आपको अपनी दोस्त को समझाना चाहिए कि वो उसका पीछा छोड़ दे। और आप है कि उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं कि उसने मना क्यों किया? क्या उसकी कोई अपनी चॉइस नहीं हो सकती? अरे रोज हर लड़का अगर हमें प्रपोज करे तो क्या हर किसी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते फिरेंगे हम? नहीं ना, किसी को पसंद करना ना करना वो हमारी चॉइस है, ना कि आपकी। इसीलिए आप अपनी बकवास बंद कीजिए और अपने दोस्त को समझा लीजिए कि वो नव्या का पीछा छोड़ दे। राघव एटीट्यूड से अपने पेंट में हाथ डालते हुए उससे बोला, जान पहचान की तुम ना करो बात तो ही बेहतर है, समझे तुम? और हाँ, जिस तरह तुमने ये से बात की उस तरह मुझसे मत कर लेना, समझी? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीनियर हूँ तुम्हारा, इसीलिए रिस्पेक्ट से बात करो। दूसरी बात, बेशक पसंद करना ना करना तुम लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स रखता है तो तुम्हें उसे मना करने की वजह भी बतानी होगी। वैसे भी दीपिका का मजाक उड़ाते हुए, मैं जानता हूँ तुम लड़कियां सिर्फ लड़कों को अपने पीछे घुमाना जानती हो। तुम्हें यही अच्छा लगता है कि 10-12 लड़के रोज तुम्हारे आगे पीछे मंडराते रहे और तुम भाव खाती रहो। बाकी वजह मुझे पता है कि तुम्हारी उस दोस्त ने यश को मना क्यों किया होगा। उसकी बात पर दीपिका ने अपने हाथों को अपने सीने पर आपस में लपेट लिया और अपनी तीखी नजरों से राघव को देखते हुए बोली, अच्छा तो आप ही बता दीजिए क्यों मना किया है नव्या ने आपके दोस्त को? क्योंकि आपकी बातों से इतना तो मुझे पता चल गया है कि आपको लड़कियों के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में कुछ पता नहीं है। राघव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ऑफ कोर्स पता सकता हूँ मैं, और मुझे पता भी है तुम्हारी दोस्त ने मेरे दोस्त को मना किया, क्योंकि तुम लड़कियां सिर्फ पैसे और पावर की भूखी होती हो, जिन्हें सिर्फ दौलत से, पावर और स्टेटस से प्यार होता है। तुम्हारे लिए किसी की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी बला से तुम्हारे सामने कोई कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने अगर एक तरफ कोई पैसे वाला अमीर रईस खानदान का लड़का हो और दूसरी तरफ कोई तुमसे सच्चा प्यार भी करता होगा ना, तो तुम उस रईस खानदान के लड़के को चुनोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए दौलत ही तो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, मेरा सरनेम बजाज है और जस्ट बिकॉज मेरे पास ढेर सारी दौलत है तो देख लो आधे से ज्यादा लड़कियां मेरी दीवानी है और मेरे आसपास मंडराती रहती है, मेरे करीब आना चाहती है। क्यों? क्या उन्हें मुझसे सच्चा प्यार है? नहीं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारी दौलत है, नाम है, स्टेटस है। बस इसी वजह से वो मेरे करीब आना चाहती है। इसी नाम स्टेटस के साथ अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड के पास जाऊं तो वो भी मेरी हो जाएगी, क्योंकि तुम सब एक जैसी ही हो, कहकर गुस्से में दीपिका को देखने लगा। उसकी बात सुनकर दीपिका कुछ पल उसे देखती ही रही, फिर वहां से मुड़कर जाने लगी कि तभी उसे जाते देख राघव घमंड से मुस्कुराया और उससे बोला, क्या हुआ, अब क्यों खामोश हो गई तुम? सच कड़वा लगा या सच सुनने के बाद अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है? उसकी बात सुनकर दीपिका रुकी और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हिम्मत की बात मत करिए सर, वो तो बहुत है, इतनी कि मैं हर किसी को उसकी बातों का जवाब दे सकूं और हर किसी को अकल ठिकाने पर ला सकूं। लेकिन फिलहाल आपकी सोच को जानने के बाद ना, मेरा आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैंने आपको समझदार समझा था। आपको देखकर लगा था कि आप सही गलत पहचान पाएंगे और अपने दोस्त को समझाएंगे कि वो ऐसे किसी लड़की को परेशान न करे। बट आई वांस रॉन्ग, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। आप तो अपने दोस्त से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो हर लड़की को एक ही नज़र से देखते हैं।
और हर किसी को एक जैसा समझते हैं। उसकी बात सुनकर राघव गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी दीपिका आगे बोली, आपने कहा था ना कि यहाँ मौजूद हर लड़की आपके पीछे दीवानी है और आपके नाम स्टेटस की दीवानी है, तो उन सब में यहाँ मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन उनके जैसी नहीं हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और आपकी जो सोच है ना लड़कियों के लिए, उसे जानने के बाद मेरा आपको देखने का क्या, आपसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। आपसे बात करते हुए भी न जाने मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, उल्टा सा फील हो रहा है। आई विश कि इन फ्यूचर हम कभी एक दूसरे के सामने न आए। इतना कहकर वहां से जाने लगे कि तभी वो रुकी और वहां खड़ी सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोली, और तुम सभी लड़कियां, तुम लोगों को क्या ही कहना। अगर इस लड़के की सोच तुम्हारे लिए ऐसी है तो जाहिर सी बात है इसमें तुम्हारी गलती होगी। इसीलिए एक बात कहना चाहूँगी, तुम सब से, अगर तुम लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, तुम सब खुद से प्यार करती हो, तो प्लीज़ ऐसे लड़के से दूर ही रहा करो जिनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत ना हो। क्या इनकी सोच से पता नहीं चल रहा तुम्हें कि ये लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं? सोचो, अगर इसी तरह के लड़के के साथ तुम रही तो वो तुम्हें कितनी इज्जत देगा। क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी जो पल पल तुम्हारी इंसल्ट करे? फिर भी अगर तुम लोगों को जानबूझकर कुएं में गिरने का शौक है तो शौक से मरो, आई डोंट केयर। लेकिन उसके बाद अपनी हालत की जिम्मेदार तुम सब खुद होगी। उसकी बात सुनकर लड़कियों ने आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर राघव के सारे दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो आंखें फाड़कर दीपिका को देख रहे थे। आज तक कभी किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई थी राघव से इस तरह बात करने की। यहाँ इस लड़की ने न सिर्फ राघव की इंसल्ट की थी बल्कि उसके मेल ईगो तक को इंसल्ट किया था। ये बात राघव के लिए ना काबिले बर्दाश्त थी। ऊपर से अब लड़कियों की बातें उसके गुस्से को और भड़का रही थी। जो लड़कियां कुछ वक्त पहले तक प्यार भरी नजरों से उसे देखती थी, आज वो आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रही थी। और ये सिर्फ और सिर्फ दीपिका की वजह से हुआ था। यही सोचकर वो गुस्से में दीपिका की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम सब लोग यहाँ? कॉलेज है या फिर मछली बाजार जो इतना शोर शराबा मचा रखा है तुम लोगों ने? इस आवाज को सुनते ही सब लोग जहाँ थे वहीं रुक गए। राघव के आगे दीपिका की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए, वहीं दीपिका भी अपनी जगह पर रुक गई। राघव के सारे दोस्तों के चेहरों पर डर उभर आया। वहीं जो लोग अब तक झुंड बनाकर राघव और दीपिका के बीच हो रही बहस को सुन रहे थे, देख रहे थे, वो जल्दी से वहां से भाग गए। वहीं राघव और दीपिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो डिन सर तेजी से गुस्से में चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए सभी लोग घबरा गए। राघव ने दीपिका की तरफ देखा और गुस्से में उससे बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी हुआ या हमारे दोस्तों के बीच जो भी हुआ, वो बात डीन सर के पास नहीं जानी चाहिए। हम लोगों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे हम लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर डीन सर इसमें इन्वॉल्व हुए तो याद रखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोगों को रेस्टिकेट भी हो सकते हैं। और तुम लोग नए आए हो तो अपना भी सोच लो, तुम्हें भी इस कॉलेज से निकाला जा सकता है, इसीलिए जितना हो सके अपना मुंह बंद रखना उनके सामने। तो दीपिका गुस्से में उसकी आंखों में देखी और फिर बोली, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, ना मैंने गलत किया है और ना ही मेरी दोस्त ने, इसीलिए मुझे सच कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं डिन सर के सामने भी सच ही बोलूंगी, फिर चाहे इसके बाद कुछ भी हो, आप लोग रेस्टिकेट हो या फिर हम कॉलेज से निकल जाए, आई डोंट केयर, बट मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। तभी डिन सर आकर उनके सामने खड़े हो गए। उन दोनों को घूरने लगे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? दीपिका की तरफ देखकर, पहले तुम मुझे पूरा सच बताओ। मेरे पूरे ने बताया है कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है एक लड़की और लड़के के बीच। दीपिका ने पूछते हुए, क्या उस लड़के ने कुछ बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ, और कौन है वो लड़का इन सब में से? पूरी बात बताओ मुझे, कहते हुए उन्होंने गुस्से में राघव और उसके दोस्तों की तरफ देखा और वापस जवाब की उम्मीद में दीपिका की तरफ देखने लगे। वहीं उसकी बात सुनकर दीपिका खुश हो गई। वो उनसे बोली, यस सर, सच बताती हूँ आपको, सारा सच। वो एक्चुअली बात यह है कि वो इतना ही कह पाई कि तभी वहां पर नव्या आ गई और उसने दीपिका को पीछे खींच लिया और डिन सर से बोली, प्लीज सर, मैं बताती हूँ सारा सच आपको, क्योंकि झगड़ा मुझसे हुआ था मेरे और उस लड़के के बीच। कहते हुए उसने राघव की तरफ इशारा कर दिया तो राघव ने भी हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि फिलहाल अगर वो लोग डिन सर के हत्थे चढ़ जाते तो सीनियर हो या जूनियर दोनों की ही वाट लगने वाली थी। उसकी बात सुनकर डिन सर नव्या को घूरते हुए बोले, अगर झगड़ा तुम्हारे बीच हुआ था
तो फिर तुम यहाँ मौजूद क्यों नहीं थी? कहाँ थी तुम अब तक? तो नव्या उनसे बोली, वो सर, अभी मैं यहीं थी, लेकिन दीपिका ने यहाँ आकर हम दोनों के झगड़े को रोक दिया और उसने मुझे यहाँ से दूसरी तरफ भेज दिया ताकि हम आपस में और लड़ाई ना करें। वो तो हम लोगों की सलाह करा रही थी। तो डिन सर ने उसे अपना हाथ दिखा दिया और उससे बोले, मुझे ये सब फालतू की बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ हुए झगड़े की वजह क्या थी और उसमें गलती किसकी थी। तो नव्या ने एक नज़र राघव की तरफ देखा तो राघव ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद नव्या डिन सर की तरफ देखते हुए बोली, वो सर, एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। दरअसल मेरी पानी की बोतल और इन सर की पानी की बोतल सेम है, इसीलिए मेरी बोतल क्लासरूम में रह गई थी। तो मैंने गलती से सर के हाथ में पकड़ी हुई बोतल को अपना समझ लिया। जब मैं उसे उनसे लेने गई तो वो सर की थी, उन्होंने देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर हम दोनों की बहस हो गई और बात आगे बढ़ गई, पर तभी दीपिका ने आकर हम दोनों का झगड़ा सुलझा दिया और मुझे बोतल लेने क्लासरूम में भेज दिया और मैं वहीं से आ रही हूँ, ये देखिए, कहते हुए उसने अपनी पानी की बोतल को आगे कर दिया। उसके बाद डिन सर ने नव्या की बोतल को देखा, फिर राघव की तरफ देखा तो राघव ने जल्दी से अतुल के हाथ से अपनी बोतल लेकर डिन सर को दिखा दी, जो कि सेम थी। ये देख डिन सर ने गहरी सांस ली और उनसे बोले, तुम आजकल के बच्चे भी ना छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े पर उतर आते हो। ये सिर्फ एक बोतल की ही तो बात थी, अगर किसी की बोतल खो भी जाती तो नई ले लेते, यूँ उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? पूरे कॉलेज में हंगामा मचाकर रख दिया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। अभी के अभी तुम सभी लोग मेरे केबिन में आओ और 100 रुपये का फाइन भरो और आगे से तुम लोगों ने कुछ भी हंगामा किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें पूरे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा। तो सभी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिए, जिसके बाद डिन सर उन सभी को घूरते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी ने गहरी सांस ली। वहीं नव्या ने दीपिका की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे देख रही थी। दीपिका गुस्से में उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी नव्या अपने कान पकड़ते हुए उससे बोली, सॉरी यार, लेकिन फिलहाल डिन सर के सामने सच बोलने से मुझे तुझे रोकना पड़ा, क्योंकि मैं इस कॉलेज से जाना नहीं चाहती। तू तो जानती है ना मैंने कितनी मुश्किल से अपनी स्टडी को वापस से कंटिन्यू किया है, इसीलिए मुझे सर के सामने झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं तुझे रोक कर नहीं रखती तो तू उन्हें सारा सच बता देती, जो मैं नहीं चाहती थी। उसकी बात से दीपिका खामोश हो गई। वहीं राघव एक बार फिर से दीपिका से कुछ कहने को हुआ, उसकी तरफ बढ़ा ही था, तभी पीछे से अतुल आया। उसने राघव के कंधे पर हाथ रख दिया। राघव ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो अतुल उसकी बाह पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए बोला, चल अब चल, पहले ही बातें शांत हो गई है तो दोबारा उसे क्यों शुरू करना? जो हुआ उसे जाने दे, अब फालतू में हंगामा मत कर। उस लड़की को भी छोड़ और चल यहाँ से। मैं नहीं चाहता अब हमारी वजह से कोई और हंगामा हो। इस बार डिन सर भी हमारी बातों में नहीं आएंगे, पक्का इस बार प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को, तो फालतू में क्यों मुसीबत को अपने गले से लगाना। इतना कहकर वो राघव को अपने साथ खींचकर वहां से ले गया। राघव जाते हुए दीपिका को घूरकर गुस्से से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुणे में सुबह से शाम का कोई पता ही नहीं चला। सभी लोग डायमंड प्लेस से होटल वापस आ गए थे और अपने कमरों में आराम करने चले गए थे, क्योंकि शाम को ही 7 बजे से ही पार्टी शुरू होने वाली थी। ऋषभ ने सभी के लिए जीत की खुशी में पार्टी रखी थी। धीरे धीरे सभी लोग तैयार होकर हॉल में आने लगे थे। कुछ नज़दीकी बिजनेस पार्टनर्स को भी ऋषभ ने पार्टी में बुलाया था, वो भी आए थे। पार्टी का कोड ब्लैक एंड रेड रखा गया था, तो सभी लड़कियां रेड कलर के गाउन या फिर वन पीस ड्रेस पहनकर आई हुई थी। एक आध ने साड़ी भी कैरी की हुई थी। ऋषभ ने खास तौर पर मानवी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की साड़ी डिजाइन करवाई थी, क्योंकि आज वो सीएम जी के कहे अनुसार सभी के बीच अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाला था, जिसके बारे में मानवी को नहीं पता था। पता होता भी कैसे, सुबह से उसकी और मानवी की बात ही नहीं हुई थी। दोनों ही अपने काम में बहुत बिजी थे, तो ऋषभ ने उसे सरप्राइज देने का सोच लिया। वहीं दूसरी तरफ होटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 10-15 लोग वेटर की ड्रेस पहने हुए बाहर निकले। सभी ने एक दूसरे को देखकर इशारा किया और होटल के अंदर चले गए। वहीं अंदर पार्टी शुरू हो चुकी थी। एक्साइटेड कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ ड्रिंक कर रहे थे। ऋषभ भी पार्टी हॉल में आ चुका था। ब्लैक 3 पीस सूट पहने वो गजब ढा रहा था। लड़कियां उसे देख देख कर पानी भर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ इंतजार एक नज़र का था, साथ ही उस नज़र वाली का, और वो थी मानवी। थोड़ी देर में ही मानवी पायल के साथ पार्टी में आ गई। जब ऋषभ की नज़र मानवी पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगा। रेड कलर की साड़ी में बड़े बड़े झुमके
पहने, साथ ही लाइट मेकअप और लाइट रेड लिपस्टिक के साथ मानवी बहुत प्यारी लग रही थी। साथ ही पायल से बात करते वक्त उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट और उसका वो इसीलिए होठ के पास बना तिल ऋषभ को अपनी ओर खींच रहा था। उसने खोए हुए अपने कदम मानवी की ओर बढ़ा दिए। वहीं निशा ऋषभ के इस तरह मानवी को देखने से और ज्यादा गुस्से में आ गई और अपना ड्रिंक का गिलास वहीं एक साइड रखा और ऋषभ की ओर बढ़ने लगी। ऋषभ मानवी के पास पहुंचता कि उससे पहले निशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने जब अपने सामने आई निशा को देखा तो ऋषभ उसे इग्नोर कर जाने लगा तो निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त मानवी की नजर ऋषभ और निशा पर पड़ी, साथ ही उनके हाथ पर। निशा के हाथ में ऋषभ का हाथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी नजरें ऋषभ से फेर ली। तभी निशा उससे बोली, सॉरी ना ऋषभ, मैं तुमसे कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ। अब कब तक गुस्सा रहोगे? मानती हूँ मैंने गुस्से में आकर मानवी को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन अब माफी मांग तो रही हूँ। तो ऋषभ उसे देखते हुए बोला, मैं भी तो तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुमने जो भी मिसबिहेव किया मानवी के साथ किया है, इसीलिए मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मानवी से मांगो। तो निशा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, मतलब ऋषभ, अब तुम मुझसे मानवी से माफ़ी मंगवाना चाहते हो तो ठीक है, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि ऐसा करने से हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो ऋषभ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। निशा धीरे धीरे चलकर कुदते हुए मानवी के पास पहुंची। वहीं मानवी उसे देखकर वहां से जाने लगी तो निशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, आई एम सॉरी मानवी, दोपहर में मैंने जो तुम पर इल्ज़ाम लगाए वो गलत थे और मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिना सोचे समझे तुम पर यूँ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। तो मानवी ने एक नज़र उसके पीछे खड़े ऋषभ को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर निशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, इट्स ओके, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जाने लगी तो निशा फिर से बोली, तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया। तो मानवी उसे देखते हुए बोली, जी हाँ, मैं आपसे नाराज़ क्यों होऊंगी, और हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। इतना कहकर पायल के साथ वहाँ से चली गई। वहीं उसे जाते देख निशा अपने मन में बोली, बेशक तुम मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ मिस मानवी, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी। और इस बार जो मैंने खेल खेला है उससे तुम्हारा बचना नामुमकिन है। बस कुछ देर और फिर बूम। फिर ऋषभ की ओर पलटते हुए खुश होकर उसके पास आते हुए बोली, देखा तुमने, मैंने मानवी से माफ़ी मांग ली और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, तो अब तुम भी कर दो ऋषभ। तो ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। तभी कुछ बिजनेस पार्टनर आकर उससे बात करने लगे। बात करते हुए उसकी नज़र बार बार मानवी की तरफ जाती, पर मानवी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था और इसी बात से वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। अब इतना हैंडसम हस्बैंड हो और उसकी वाइफ उसे एक नज़र ना देखे तो किसे अच्छा लगेगा। कुछ यही हाल ऋषभ का था। वहीं मानवी कभी पायल तो कभी सीमा सभी से बातें कर रही थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर ऋषभ की नज़रों की तपिश महसूस तो हो रही थी, पर वो जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तभी अभिषेक उसके पास आया और उससे बोला, हे मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना यार, वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं। मुझे भी करना है, लेकिन कोई पार्टनर नहीं है। तुम चलो ना मेरे साथ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो मानवी उससे बोली, लेकिन अभी ना मुझे डांस नहीं आता। तो अभिषेक उसे घूरते हुए बोला, हे डोंट लाई, हाँ देखा हम सब ने उस दिन ऋषभ सर के साथ कैसे डांस कर रही थी। एक एक मूव इतना परफेक्ट था जैसे कोई प्रोफेशनल डांस कर रहा हो। इसीलिए अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। अब तुम चलती हो या फिर उठाकर ले जाऊं? ट्रिप के दौरान उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसीलिए दोनों में हंसी मजाक चलता रहता था। मानवी मना करती रही तो अभिषेक ने उसे कंधों से पकड़ा और खींचकर अपने साथ ले गया। वहीं ऋषभ ने जब उसे मानवी को कंधों को छूते हुए देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि मानवी ने एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना हुआ था। उसे अभिषेक का मानवी को छूना पसंद नहीं आया था और जब वो उसे खींचकर स्टेज पर ले जाकर डांस करने लगा तो ऋषभ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। तभी अभिषेक ने अपने हाथ को मानवी की खुली कमर पर रख दिया और उसे करीब खींचकर डांस करने लगा। ये देखकर ऋषभ गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी निशा, जो ऋषभ के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी, वो उसके पास आई और उसके गुस्से को हवा देते हुए बोली, अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे देखने लगा तो निशा अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है वो सोनिया कह रही थी कि अभिषेक और मानवी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है।
उसकी बात सुनकर ऋषभ गुस्से में वापस मानवी और अभिषेक को देखने लगा। तो निशा फिर से बोली, ऋषभ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ। तो ऋषभ उसकी तरफ देखने लगा तो निशा आग में घी डालते हुए बोली, ऋषभ आई थिंक मानवी अभिषेक को पसंद करती है। उसकी बात सुनकर ऋषभ गुस्से में उसे देखा तो वो बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब भले ही तुम मानवी को पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो, लेकिन उसकी भी तो अपनी फीलिंग है और आई थिंक वो तुम्हारी जगह अभिषेक को चाहती है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है वो जब भी अभिषेक के साथ होती है तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है और तुम्हारी तरफ तो देखती भी नहीं। अब तुम खुद ही देखो, जब से तुम पार्टी में आए हो उसने तुम्हारे पास आना तो दूर तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। ऐसी कौन सी बीवी है जो अपने पति के पास होते हुए भी उससे दूर दूर रहे। और वहीं अब देखो वो अभिषेक के साथ कितनी कंफर्टेबल होकर डांस कर रही है, जबकि उस दिन तुम्हारे साथ डांस करने से कतरा रही थी। तो ऐसे में किसे नहीं लगेगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी बात सुनकर रेशम ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और एक नज़र गुस्से भरी नज़र मानवी और अभिषेक पर डालकर वहां से बार काउंटर की तरफ चला गया। थोड़ी देर डांस खत्म होकर सभी लोग नीचे आ गए। वहीं मानवी वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी कमर में हाथ फंसाते हुए उसे अंधेरे कमरे में अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर उसे बड़ी दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया। वहीं मानवी उस शख्स के ऐसा करने से घबरा गई। वो उसकी कैद से निकलने के लिए झटपटाने लगी, तभी उस शख्स के हाथ उसकी खुली कमर पर हरकत करने लगे। एक जाना पहचाना सा टच महसूस करते ही मानवी शांत हो गई। फिर उसे खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है ऋषभ जी, यूं इस तरह कोई किसी को खींचकर लाता है क्या? पता है मैं कितना डर गई थी। पर ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ से मानवी की कमर को रब करने लगा। फिर उसने दूसरे हाथ से मानवी के कंधे पर चलाना शुरू कर दिया तो मानवी उसकी इस हरकत से शौक तो रह गई, साथ ही उसे अपने कंधे और कमर पर जलन महसूस होने लगी, क्योंकि ऋषभ बहुत जोर से उसके कमर और कंधे पर अपने हाथों को चला रहा था। मानवी उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहकर उसे खुद से दूर कर देती है तो ऋषभ वापस गुस्से में उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर दीवार से सटा देता है और उसके करीब होकर बोला, क्यों? मेरे छूने से क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? अभी अभिषेक के साथ तो बहुत कंफर्टेबल थी तुम, फिर मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मानवी उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह गई। वो उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, ये क्या हरकत है? पागल हो गए हैं क्या आप? छोड़िए मुझे। तो ऋषभ उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, हाँ हो गया हूँ पागल मैं, और तुमने मजबूर किया है मुझे ये पागलपन करने के लिए। हर बढ़ते पल के साथ बढ़ती तुम्हारी इग्नोरेंस, तुम्हारी बेरुखी ने मुझे मजबूर किया है ये हरकत करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी नफरत को अपने लिए प्यार में बदल पाऊँ, लेकिन तुम अपनी नफ़रत के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती। जब भी तुमसे प्यार से बात करता हूँ तो तुम अनदेखा करके चली जाती हो। दूसरों के साथ प्यार से बातें करती हो, उनके साथ बाहों में बाहें डालकर डांस करती हो। खून खौलता है मेरा जब तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग समझ ही नहीं आती। क्यों करती हो ऐसा? आज मुझे जवाब चाहिए। उसकी बात सुनकर मानवी भी गुस्से में बोली, अच्छा, और जब आप किसी और के साथ होते हैं, उनके हाथों में हाथ डालकर बात करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहती। और मैं आपको गुलाम नहीं हूँ जो आप जैसा कहेंगे वैसा करूँ। मेरा जिसके साथ मन होगा उससे बात करूँगी, उसके साथ डांस करूँगी। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। तो ऋषभ ने गुस्से से उसकी कमर से हाथ डालकर उसे अपने पास से सटा लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बाल पर अपनी पकड़ कस ली और गुस्से में बोला, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इसीलिए मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें मैंने सारी छूट दी है, लेकिन मेरे अलावा किसी और के करीब जाने की नहीं। इसीलिए आइंदा से कभी किसी के करीब भी गई तो वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा और उसके बाद तुम्हें भी तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी और गुस्से में उससे बोली, अच्छा क्या सज़ा देंगे आप? ज़रा मैं भी तो देखूँ। ऋषभ ने गुस्से में उसके बालों पर अपनी पकड़ करते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वहीं मानवी उसके इस एक्शन से हैरान रह गई। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था ऋषभ उसे सजा के रूप में इस तरह किस करेगा। वो उसकी पकड़ से निकलने के लिए झटपटाने लगी। वहीं ऋषभ ने उसे इस तरह अपने से दूर होने की जद्दोजहद करते देख उसे कसकर पकड़कर दीवार से सटा लिया और वापस से रफली किस करने लगा। वो इस किश में अपनी इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को निकाल रहा था, जो कि निशा की बातों से उसे आया था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।
जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।